फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के पेपर 2 में यूनिट 8B को लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। हमारे नेट एजुकेशन के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम 8B में सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन पढ़ेंगे। पूर्व के यूनिट में हमने इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन को पढ़ा था एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ा था। तो इसमें विशेष रूप से हम देखेंगे कि अनुदेशात्मक अभिकल्प के प्रति सिस्टम उपागम क्या है, अर्थात ऐसा कौन सा अप्रोच है, वह उपागम, वह अप्रोच जो अनुदेशात्मक अभिकल्प अर्थात जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है हमारे पास, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जिसकी पूर्व में हमने चर्चा की थी। इंस्ट्रक्शन क्या है, अर्थात निर्देशात्मक या अनुदेशात्मक जो पद्धति है या जो डिज़ाइन है, अभिकल्प है, तो वह उपागम जो अनुदेशात्मक अभिकल्प का निर्माण करता है, मतलब वह अप्रोच जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को बनाने में जिसकी उपयोगिता होती है, उस अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। अर्थात अच्छे शिक्षण तकनीक को तैयार करने के लिए एक बेहतर अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी को आधार माना जाता है। तो उस प्रौद्योगिकी के निर्माण में जिस उपागम की उपयोगिता होती है, उस उपयोगिता या उपागम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है सिस्टम्स अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, तो यह अप्रोच वह अप्रोच है, वह उपागम है जो अनुदेशात्मक अभिकल्प अर्थात इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को तैयार करने में इसका उपयोगिता होता है। अच्छे शिक्षण तकनीक को तैयार करने में, बेहतर अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी के निर्माण करने में, अच्छी शिक्षा की प्राप्ति में इसकी उपयोगिता होती है। तो प्रणाली उपागम जो है, यह जो हमारा सिस्टम अप्रोच है, वह इन उपागम की मदद से ही हम अनुदेशात्मक डिज़ाइन बनाते हैं और उस डिज़ाइन के बेस पे अच्छे शिक्षण की तैयारी की जाती है, अच्छे शिक्षण की प्राप्ति की जाती है। ये डिज़ाइन कैसा है, किनके द्वारा बनाया गया है और किस संदर्भ में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विशेष रूप से आप पहले यह समझ लीजिए कि यह तो डिज़ाइन के निर्माण के लिए अप्रोचेज है, उपागम है, बट कुछ अप्रोचेज जो होते हैं वो कभी कभी सिस्टम के निर्माण के लिए होते हैं, कुछ सिस्टम के मूल्यांकन के लिए होते हैं, कुछ सिस्टम को और ज़्यादा उसके प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए होते हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। तो बहुत सारे डिज़ाइन के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। खास करके इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन ही होगा, जो भी डिज़ाइन होगा वो एक प्रकार का अनुदेशात्मक डिज़ाइन अभिकल्प होगा। तो अनुदेशात्मक अभिकल्प को विकसित करने के कुछ और मॉडल हैं, इसे हम देखते हैं, जो इसी का विस्तृत स्वरूप है। तो अनुदेशात्मक अभिकल्प अर्थात मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं, तो इस अभिकल्प को विकसित करने के लिए कुछ मॉडल दिए हैं हमारे सिलेबस में। वो मॉडल है ADDIE, दूसरा है ASSURE डिक एंड कैरी मॉडल, और मासोन्स मॉडल, गैगन्स मॉडल, 5E मॉडल और 9 एलिमेंट्स कंस्ट्रक्टिव मॉडल। तो ये टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मॉडल है जो हमें पढ़ना है। और यह सारे मॉडल इंस्ट्रक्शनल अभिकल्प ही हैं और इस इंस्ट्रक्शनल अभिकल्प को विकसित करने के लिए मॉडल लागू किया गया है। तो इसके बारे में हम विशेष रूप से आपको PDF जो देंगे, उस PDF में आप इसे विशेष रूप से देख लीजिएगा, जो इसका फुल फॉर्म क्या है, विशेष रूप से इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फुल फॉर्म, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है एग्जाम में। इससे पहले भी ये गैगन्स के मॉडल को पूछा जा चुका है और इसलिए यह मुख्य रूप से गैगन्स मॉडल और 5E मॉडल, ये दोनों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और अन्य सारे मॉडल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसमें भी 4-5 टर्म आते हैं वो प्रश्न पूछे जाने के लायक हो जाता है ज़्यादा। और जहाँ भी 4-5 टर्म दिखते हैं जिस मॉडल, जिस डिज़ाइन में, आप उसे विशेष रूप से पढ़ लीजिए। तो इसमें यह जो हमारा मॉडल है डेवलपमेंट फॉर इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शनल अनुदेशात्मक अभिकल्प को विकसित करने के लिए जो मॉडल है, उसमें प्रथम है ADDIE मॉडल। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है ट्रेनिंग के लिए, या शिक्षकों को अच्छे ट्रेनिंग देने के लिए, उसको अच्छे अपने तकनीक में विकास और ज़्यादा विकास करने के लिए
या अच्छे ट्रेनिंग, किसी भी सोर्स से आप देखिए, या तो बच्चों को दी जाए ट्रेनिंग या शिक्षकों को दी जाए ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए यह मॉडल है हमारा ADDIE। ये आप उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स आप याद रखिएगा कि ADDIE मॉडल जो है या ट्रेनिंग को विकसित करने का एक मॉडल है। यह पूछा जा सकता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसमें जो A है, यह ए का मतलब हुआ आपको एनालिसिस, D का हुआ डिज़ाइन, फिर D का है डेवलपमेंट, फिर I का है इम्प्लीमेंट और E का है एवोल्यूशन। अर्थात आप जो है वो इस मॉडल के अनुरूप किसी भी घटना के बारे में आप उसका एनालिसिस करिएगा ट्रेनिंग के संदर्भ में, और एनालिसिस के बाद आप एक डिज़ाइन तैयार करिएगा, उस डिज़ाइन का फिर आप डेवलपमेंट करिएगा, और डेवलपमेंट के बाद आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, उसको लागू कीजिएगा, और इम्प्लीमेंट के बाद आप उसका इवैल्यूएशन कीजिएगा। तो इस तरह से यह मॉडल जो है ये ट्रेनिंग के लिए है, और यह मॉडल हमारे शैक्षणिक दृष्टिकोण में या इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इसका शिक्षा में अत्यधिक योगदान है। दूसरा हमारा एस्योर मॉडल। एस्योर मॉडल में हम फर्स्ट ए से जो है एनालिसिस ही समझेंगे। यह एनालिसिस ऑफ लर्नर्स कैरेक्टर्स, अर्थात सीखने वाले के चरित्र का अध्ययन किया जाएगा, इसमें उसका एनालिसिस किया जाएगा। फर्स्ट एस है, यह एक ऑब्जेक्टिव्स है, स्टेट फॉर ऑब्जेक्टिव, अर्थात ऑब्जेक्टिव के निर्माण की जाएगी फर्स्ट एस के द्वारा। सेकेंड एस है हमारा जो मॉडिफायर ऑफ डिज़ाइन मटेरियल, जो हम सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड एस जो है ये सेलेक्ट फॉर मॉडिफाइड डिज़ाइन मटेरियल्स हैं, मतलब जिसको हम डिज़ाइन, इस मॉडल के डिज़ाइन करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट या सिस्टम का उपयोग किए हैं उसका हम सिलेक्शन कैसे करेंगे उसके लिए हैं। यू जो है वो यूटिलाइजेशन के लिए है, और आर जो है वो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स के लिए है, जो रिस्पॉन्स क्या आता है इस मॉडल का, और लास्टली ये जो है वो इवैल्यूएशन के लिए है। इस तरह से ये जो एस्योर मॉडल है यह क्या देखता है कि टीचिंग का क्या इफेक्ट्स है। इसका ऑब्जेक्टिव है फॉर इफेक्ट्स ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण में इसका क्या इफेक्ट है, शिक्षा का क्या इफेक्ट पड़ा। अर्थात एक प्रकार का यह मूल्यांकन मॉडल है, कहीं ना कहीं ये मूल्यांकन कर रहे हैं कि हमने जो तकनीक सिखाई, हमने जो सीखा, इसका क्या यूज है और इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या इफेक्ट है, प्रभाव है। थर्ड है डिक एंड कैरी मॉडल। यह मॉडल जो है यह हाउ टू टीच को बताता है कि हम कैसे पढ़ाएं। ये पढ़ाने की तकनीक पर आधारित एक प्रकार का मॉडल है। डिक एंड कैरी मॉडल जो है इसमें भी 9 टर्म्स दिया हुआ है, जो 9 सिद्धांत के आधार पे ये चला है। इसको सिस्टम अप्रोचेस मॉडल भी बोला जा सकता है, इसको सिस्टम अप्रोचेस मॉडल भी बोला जा सकता है, डिक एंड कैरी मॉडल को। इसके 9 पॉइंट हैं, जो कि है आइडेंटिफाई ऑफ द इंस्ट्रक्शनल गोल्स। सबसे पहले हमको इसके जिस उद्देश्य को हम जिस गोल को प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम पहले उसकी पहचान करें। फिर है कि परफॉर्मेंस देखना है हमको कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कैसा है। फिर डेवलपमेंट देखना है हमको, डेवलपमेंट देखना है, और फिर डेवलपमेंट हम इसमें इस मॉडल में जो भी इंस्ट्रक्शन लिए हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट लिए हैं उसकी उपयोगिता लेना है। फिर उसके मटेरियल का अध्ययन करना है। फिर उसके बाद हम सेकेंड टर्म जो है इसका डेवलपमेंट के लिए फॉर्मेटिव इवोल्यूशन करना है, फिर सबमेटिव इवोल्यूशन करना है, और आइडेंटिफाई ऑफ द बिहेवियर। फिर लास्टली इसको हम बिहेवियर का लास्टली नहीं है, ये 8 पॉइंट है हमारा, आइडेंटिटी ऑफ द बिहेवियर्स। फिर कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, एंड लास्ट पॉइंट है ये जो रिवाइज इंस्ट्रक्शनल। ये लास्ट में हम इसका टोटली जो भी हम इसके डिक एंड कैरी मॉडल में जिस चीज़ के हम उपयोग करते हैं उसका लास्टली हम रिवाइज करते हैं। टोटल 10 टर्म्स हैं इसके। इस 10 टर्म्स के बेस पे जो है डिक एंड कैरी मॉडल तैयार किया गया है। विशेष रूप से हमने जो PDF देंगे, जो आपको PDF देंगे, उसमें इसके कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, टोटल टर्म्स लिखे हुए हैं। आप वहाँ से इस टर्म्स को देख लीजिएगा, बट लास्टली आप यही देखिए, इतने टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही उतना कुछ समझना है। बेसिकली आपको यह समझना है कि ADDIE मॉडल क्या है, तो ट्रेनिंग के लिए है। एस्योर मॉडल क्या है, इफेक्ट ऑफ टीचिंग क्या है, मॉडल है। डिक एंड कैरी मॉडल क्या है, हाउ टू टीच मॉडल है, कैसे पढ़ाया जाएगा उसका मॉडल है। मासन्स मॉडल क्या है, यह प्रोग्रामिंग एंड लर्निंग के लिए मॉडल तैयार किया गया है, जो प्रोग्राम और लर्निंग को बताएगा। वैसे ही आपको
एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नॉलेज स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये मॉसन्स मॉडल जो है यह एक प्लेटफॉर्म देती है अपने स्किल और नॉलेज को डेवलपमेंट के लिए। तो उस स्किल को डेवलप, अपने नॉलेज और स्किल को डेवलप करने के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम होना चाहिए, हमारा लर्निंग मेथड क्या होना चाहिए, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं। अर्थात मॉसन्स मॉडल के ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोग्राम है, लर्निंग है। तो किस रूप में हमें सीखना चाहिए, किस कार्यक्रम के अंतर्गत सीखने की पद्धति होनी चाहिए, ये हमें मॉसन्स का मॉडल बतलाता है। नेक्स्ट है गैगन्स। तो गैगन्स मॉडल जो है यह बतलाता है हाउ टू डेवलप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमारा जो निर्देश है, हमारा जो अनुदेशात्मक है, शिक्षक जो बच्चों को निर्देश देते हैं, अनुदेश देते हैं, वह अनुदेश कैसे, उस अनुदेश का कैसे विकास किया जाए, कैसे उस अनुदेश के विकास को करके हम बच्चों में और ज़्यादा अनुदेशात्मक प्रणाली, शिक्षण पद्धति, उसके स्किल नॉलेज का डेवलप कर सकें। और 5E मॉडल्स जो है, यह 5E एक प्रकार का कंस्ट्रक्शनल मॉडल होता है या रचनात्मक। ये 5E मॉडल और 9 एलिमेंट्स मॉडल यह आपके रचना की क्षमता का विकास करने का काम करता है। तो रचना क्षमता के विकास के लिए जो मॉडल तैयार किया गया है वो है 5E मॉडल और 9 एलिमेंट्स मॉडल। 5E मॉडल इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या वो 5E पे डिपेंड है। वो 5E, जैसे कि फर्स्ट E जो है वो आपका हो गया NSS अर्थात उपयोग के लिए। दूसरा E जो है वो एक्सप्लोरेट, मतलब एक्सप्लोर अर्थात विस्तृत किया जाए, विस्तृत नॉलेज का विस्तारवादी अध्ययन या विस्तार किया जाए। थर्ड है आपका एक्सप्लेन, जो आपको नॉलेज है उसको एक व्याख्यात्मक रूप से आप प्रस्तुत कर सकें। फोर्थ E जो है वो है आपका एलोबरेट के लिए, अर्थात किस तरह से आप एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से, एक एजुकेशन सिस्टम को दूसरे एजुकेशन सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो ये एलोबरेट के लिए है। और फोर्थ E जो, 5th E जो है आपका लास्ट 5th E वो इवोल्यूशन के लिए, अर्थात इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहीं ना कहीं E से बना हुआ है, जो NSS, एक्सप्लोरेट, एक्सप्लेन और एलोबरेट एंड इवोल्यूशन पे है। तो यह कहीं ना कहीं 5E जो है यह हमारे रचनात्मक विकास को बढ़ाता है, रचना के सिद्धांत को बढ़ाता है, हमारे में रचनात्मक ज्ञान के विकास का यह विकास करता है। तो इस तरह से यह जो हमारा मॉडल है वो एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को तैयार करता है, लेकिन रचनात्मक दृष्टिकोण से। और 9 एलिमेंट्स का जो मॉडल है, या 9 एलिमेंट्स के मॉडल में भी वो, इसका भी आप PDF में इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। बट इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो यह भी हमारे कंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट डिजाइन है, यह हमारे वह डिजाइन है जो हमारे रचनावादी विकास, आपने इससे पूर्व के क्लास में हमने बताया था ITM में, एक रचनावादी होता है, एक व्यवहारवादी होता है और एक संज्ञानात्मक सिद्धांत होता है। तो रचनावादी रचनावादी सिद्धांत को डेवलप करने के लिए हमारे में एक कंस्ट्रक्शनल इंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए, इसके विकास के लिए जो मॉडल है वो हमारा 9 एलिमेंट्स का मॉडल है। तो इसका ऑब्जेक्टिव और इसका ऑब्जेक्टिव, दोनों का ऑब्जेक्टिव रचनात्मक विकास है। और गैगन्स का हो गया आपको डेवलपमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मॉसन्स का हो गया प्रोग्राम एंड लर्निंग, एंड डिक एंड कैरी का हाउ टू टीच, एंड एस्यूर का फॉर इफेक्ट्स ऑफ द टीचिंग, एंड ADDIE का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है फॉर ट्रेनिंग। अर्थात इस बेस पे हमारे ये सारे मॉडल हैं, जो मॉडल एक इंस्ट्रक्शनल अभिकल्प को विकसित करता है, एक अनुदेशात्मक अभिकल्प को विकसित करने के लिए मॉडल तैयार किए। इस मॉडल के आधार पर हम अच्छे अनुदेशात्मक अभिकल्प बनाते हैं, उस अभिकल्प के द्वारा एक अच्छे नॉलेज ज्ञान का विकास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर इन एजुकेशन। हमारे कंप्यूटर इन एजुकेशन में क्या क्या एप्लीकेशन है जिसकी उपयोगिता हम करते हैं या करना चाहिए, जिससे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा डेवलप हो सके। तो वो है हमारा CAI अर्थात कंप्यूटर असिस्टेड इंटरेक्शन, मतलब यह एक सहायक संबंध को जोड़ने के लिए काम करता है। सब में जो आपको कॉमन है वो आपको कंप्यूटर है, जिसको हमने नहीं लिखा है, बट यह CAI आपका हो गया, C कंप्यूटर ही होगा सबका, AI और असिस्टेड
इंटरेक्शन, AL एडेड लर्निंग, BT बेस्ट ट्रेनिंग या टेस्ट, और ML मैनेजर लर्निंग। अर्थात ये एप्लीकेशन जो है यह आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है और इसका ऑब्जेक्टिव्स याद रखना है। जैसे कि AI का, ये CAI का ऑब्जेक्टिव्स होता है कि एक ऐसा संसाधन, एक ऐसा सहायक जो हमारा इंटरेक्ट करता हो, जो एक से दूसरे में जोड़ने का काम करता है, वह इंस्ट्रूमेंट, वह सहायक सामग्री, प्रणाली, टेक्नोलॉजी जो एक को दूसरे से कम्युनिकेट करने का काम करता है। AL अर्थात एडेड लर्निंग, मतलब लर्निंग में, सीखने में जो सहायक का काम करता है, सीखने में जो सहायता देती है, जिसके माध्यम से सीखने में सहायता प्रदान होती है। BT अर्थात बेस्ट ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसपे आप टेस्ट को अच्छे से इवेल्यूट कर सकते हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो नीट एंड क्लीन होगा, तो आप इसकी क्षमता, और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी जो होगी वो नीट एंड क्लीन होगी, तो आप इस इवेल्यूशन में इसका उपयोग होता है खास करके। और ML, ये CML की बात करते हैं, ये मैनेजर लर्निंग है, या लर्निंग में, सीखने में जो एक प्रोसेस है, तो उसमें कंप्यूटर की कितनी उपयोगिता होती है। दोस्तों आज के समय में आप देखा ही होगा कि आज के समय में कंप्यूटर का कितना उपयोग है, जिस कंप्यूटर के उपयोग से आप घर बैठे आप अच्छे अच्छे टीचर से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ पा रहे हैं, अच्छा PDF डाउनलोड कर पा रहे हैं, अच्छे नॉलेज नोट्स इत्यादि आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये सारे जो टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंट है, या कहीं ना कहीं हमें अच्छे नॉलेज, अच्छे स्किल को डेवलप कर रहा है, को प्रदान कर रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन है कंप्यूटर का इन एजुकेशन, वो बहुत ही यूजफुल है। इसको हम लोग बखूबी रूप से उपयोग में भी लाते हैं। बस हमें इस यूनिट में इस इंस्ट्रूमेंट को एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के रूप में देखना है, इंस्ट्रक्शनल मॉडल, इंस्ट्रक्शनल थिंग्स के रूप में देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग या अप्रोचेस टू ई लर्निंग क्या है, यानी कि इसकी परिकल्पना या संकल्पना क्या है ई लर्निंग का, और ई लर्निंग का अप्रोच क्या है। तो आप ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग ऐसे समझ सकते हैं। ई लर्निंग, तो इसकी कॉन्सेप्ट क्या है कि आप नेट के द्वारा जो सीख रहे हैं, या टेक्नोलॉजी के द्वारा जो सीख रहे हैं, इसमें उपागम क्या आएगा, इसके अप्रोचेस क्या आएंगे। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो, जिस टाइप का भी टेक्नोलॉजी हो इन एजुकेशन, वो सारे अप्रोचेस के रूप में ही होगा। इसमें आपको ऑफलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, सिंक्रोनस, ये जो सिंक्रोनस है ये क्या है कि हमारे पास जो डाटा है, अभी अगर इसको हम सिंक कर देते हैं, जैसे कि हम अपने गूगल में एक PDF बनाते हैं और अपने गूगल में सिंक करते हैं, तो हमारे गूगल ड्राइव में यह सेव हो जाता है। और यही गूगल ड्राइव आपको जो है आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में जब आप इसे डाउनलोड कर रहे हो, तो हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF देते हैं हम सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दिया हुआ है। तो वह PDF आपको कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा जो PDF है वो सिंक किया है गूगल ड्राइव में, फिर गूगल ड्राइव से आप वहाँ प्राप्त कर रहे हैं, आप वहाँ उसको डाउनलोड कर रहे हैं। अगर हम सिंक करते हैं तो सिंक्रोनियस का अर्थ हुआ कि जोड़ना, अर्थात हम सिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, पूरे वर्ल्ड में कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है। और यही को अगर हम एसिंक्रोनियस कर दें, मतलब तो यह आउट ऑफ सिंक हो जाएगा, अर्थात सिंक नहीं करना, तो फिर हमारे पास जो PDF है, जो डाटा है, वो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। अर्थात सिंक मतलब जोड़ना होता है, और एसिंक्रोनियस मतलब होता है नहीं जोड़ना। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत वर्ड है। तो इसके द्वारा हमें ई लर्निंग में सहायता होती है। आज जो हम लोग लर्निंग करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट से, टेक्नोलॉजी से, यूट्यूब से, मोबाइल से इत्यादि से, यह सिंक का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है ब्लेंडेड लर्निंग। ये ब्लेंडेड लर्निंग जो है ये लर्न करने की वह पद्धति है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या ऑनलाइन मीडियम से आप जो पढ़ रहे हैं, लर्न करने की वह कैपेबिलिटी या वह क्षमता या वह टेक्नोलॉजी जो ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से की जाती है, वो ब्लेंडेड लर्निंग कहलाती है। तो ब्लेंडेड लर्निंग में आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से जो सीखते हैं वही एक प्रकार का ब्लेंडेड लर्निंग है। और एम लर्निंग या मोबाइल लर्निंग की बात होगी, अर्थात यह मोबाइल के द्वारा जो सीखने की पद्धति है। आप लोगों में से सभी के पास
तो पीसी नहीं होगा, सभी के पास लैपटॉप नहीं होगा, बट सभी लोग सीखते हैं। तो अधिकांश इसमें मोबाइल का उपयोग आज के समय में किया जा रहा है। तो यह जो लर्निंग है यह एक प्रकार का मोबाइल लर्निंग होगा। तो ये सारे एक इंटरनेट लर्निंग का अप्रोचेस भी हो जाता है और कॉन्सेप्ट भी है। हर किसी का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट, परिकल्पना, थ्योरी है जिसके बेस पे ये सीखा जाता है, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके अप्रोचेस कहलाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट प्रोसेस ऑफ द प्रिपेयरिंग ODLM। यह हमारा वह सिद्धांत है, वह परिकल्पना है ODLM का, जिसमें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात की जाती है। अर्थात ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में जो मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है उसी के बेस पे हम एजुकेशन ग्रहण करते हैं। तो यह ODLM का मतलब हुआ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल। अर्थात अगर आप डिस्टेंस मोड में जो पढ़ाई की है तो आपने देखा होगा, जैसे कि इग्नू से अगर आपने ग्रेजुएशन या कुछ भी किया होगा तो देखा होगा कि वो मटेरियल डाक द्वारा हमें भेजता है और उस मटेरियल को हम पढ़ते हैं, फिर उसका हम एग्ज़ाम देते हैं, फिर क्वालिफाई करते हैं। तो ये जो मटेरियल आपको भेजा जा रहा है, बुक भेजा जा रहा है, उसके जो भी नोट्स भेजे जा रहे हैं, या उसके लिए आप जो यहाँ से स्टडी करके उनके पास जो असाइनमेंट बना के भेजा है, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का मटेरियल है जो एजुकेशनल मटेरियल होता है। तो ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, बट उसमें भी आपको मटेरियल मिल रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वह प्रोसेस, वह प्रिपेयरिंग जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में भी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है, वो ODLM के रूप में जाना जाएगा। अर्थात ODLM एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा गैर पारंपरिक शिक्षा, जो हमने अभी गैर औपचारिक शिक्षा भी इसे बोल सकते हैं, गैर औपचारिक शिक्षा में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग आता है। इसमें मटेरियल की प्राप्ति जो हो जाती है वो एक विशेष रूप से हमें शिक्षा को और ज़्यादा प्रसारित करने के लिए काम करती है। तो इसमें स्टडी मटेरियल जो है वो स्टडी सेंटर से, डाक के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे ODL मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग के ऐसे मेथड है जिसमें आपको मटेरियल दिया जाए, तो एक प्रकार का ODLM होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आपको अच्छे एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, अच्छे एजुकेशन विकास के लिए आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो ODLM होगा। बस, थैंक यू फॉर फ्रेंड्स, thank you for watching my channel, and I want to say to all that just finish